हे गाइस, वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का एक और नई आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं मैट्रिक्स दोस्तों देखिए, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों ही चैप्टर को मिला के भी कई बार सवाल आए हैं। हर साल कहीं ना कहीं इनवर्स से क्वेश्चन आता है, एडजॉइंट से आ जाता है, ओके, फिर उसके बाद ट्रांसपोज से आता है, प्रॉपर्टीज से आ जाता है। ये वाले सवाल हमें देखने को मिलते हैं और हम लोग अपनी आज की वीडियो में इन सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। कोई फालतू बात नहीं करेंगे, कोई हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस आपको ये वीडियो देखनी है और इस वीडियो के खत्म होते ही आपको तुरंत जाना है एमसीए प्रेप पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और तुरंत से आप लोग जो मॉक है उसको अटेंड कीजिए, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसको अटेंड कीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, और एक और बात, मॉक देने के बाद मुझसे जो अपना स्कोर है उसे शेयर कर सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे कि हम दोनों का इंटरेक्शन बहुत बढ़िया बनता रहेगा और मुझे पता लगता रहेगा कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके पास भी एक थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कि मुझे भी एक अच्छा स्कोर सेट करना है, कि मुझे बाद में जाके लिखना भी है कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी पूरी आज की वीडियो, जहां पे हम लोग मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे एंड मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सारी बातें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, डाउट होता है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स चैप्टर को। शुरू करते हैं अपना आज का फिर से मैट्रिक्स के वन शॉट को। इसमें सभी मैंने जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ओके, और उनमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने मार्क लगा दिया है। जैसे कि एक तो आपका एडजॉइंट और इन्वर्स हो गया, ऑब्वियसली कोई इसमें दो राय है ही नहीं। और एडजॉइंट और इन्वर्स करने के लिए आपको ट्रांसपोज, माइनर और कोफैक्टर आना चाहिए था, आना भी चाहिए। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस तो यही है इसमें। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से ज़्यादातर सवाल नहीं आते हैं, पर चांसेस होते हैं, हर साल ये चांसेस होते हैं कि आपको सवाल देखने को मिल जाए। और अंत में जाते जाते हम लोग जो है प्रैक्टिस भी अपनी इसकी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के काफ़ी एक अच्छा वेटेज रखते हैं, डिटर्मिनेंट, ओके। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। हाँ तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम अभी समझेंगे। कुछ मैट्रिसेस देखिए, मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है मैट्रिसेस, बात बराबर है, कुछ भी कर लीजिए आप। सबसे पहले आता है आपका रो मैट्रिक्स। क्या आता है दोस्तों? रो मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से पता लग पा रहा है। लेकिन हाँ चलो एक सेकंड, यहीं मैं बता दूंगा आपको, इसके बाद ही आपको और मज़ा आएगा। किसी भी अगर मैट्रिक्स के अंदर एक रो है मात्र, तो हम उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक रो हो गई, पर कॉलम कितने हैं? 3 है। एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा आपको, इस साइड थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। जो डिटर्मिनेंट होता है आपका, जो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा से वो करते हैं, वो हमेशा एक स्क्वायर रहेगा, वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमेशा कैसा रहेगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? हमारे सिलेबस में 1 × 1, 2 × 2, मतलब जितने रो उतने ही कॉलम अगर हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाया जाता है। और डिटर्मिनेंट हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ठीक है, ये वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस है किसमें? मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में। ठीक है, इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क है। फिर दोस्तों हमारा क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स आता है। कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से पता लग पा रहा है हमें, क्या होता होगा इसके अंदर? इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता होगा, है कि नहीं? बस 1 2 3। अब रो कितने हो गए इसके अंदर? 3 रो, एक कॉलम हो गया। समझ गए आप लोग? समझ गए भैया, इतनी बात तो, ये तो बहुत आसान बात बता रहे हो। हाँ यही आसानी है, पर इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि बताया मैंने आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमेशा एक, जब भी कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप कह सकते हैं फॉर्म होगा, इसके अलावा फॉर्म नहीं होगा। इसके अंदर क्या होता है? देखिए, हम लोग नॉर्मली जो है हम लोग m को मानते हैं रो और n को मानते हैं कॉलम। m को मानते हैं रो, n को मानते हैं कॉलम। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, उस टाइम पे क्या हो जाता है? यहाँ पे m और n दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे बताया मैंने आपको कि रोज और कॉलम दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं, सिंपली। ये वाली बात हमें समझ में आती है। चौथा क्या आता है दोस्तों? चौथा आता है हमारा नल कह दो, ठीक है, या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कह दो। नल कह दो या फिर आप कह दो इसे ज़ीरो मैट्रिक्स। समझ गए आप लोग? नल कह दो या फिर इसे कह दो क्या? ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका मैं बता दूं आपको, सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू नहीं होती है किसी की भी। मतलब जैसे आप डिटर्मिनेंट में तो सॉल्व करके निकाल लेते थे, है ना, आपने एक वैल्यू निकाल ली थी डिटर्मिनेंट में, पर मैट्रिक्स के अंदर ऐसी वैल्यूज़ होती नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब वैल्यू नहीं होगी, कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स हमेशा ही यहाँ पे आप कह सकते हैं इसी फॉर्म में निकल के आएगा,
मैट्रिक्स के फॉर्म में ही निकल के आएगा। जब भी कोई भी ऑपरेशन होगा तो मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही निकल के आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन सिर्फ दो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, एक तो नल मैट्रिक्स और दूसरा होता है दोस्तों यूनिटी मैट्रिक्स, जिनकी वैल्यू होती है। नल मैट्रिक्स की वैल्यू दोस्तों 0 होती है, और इसमें क्या होता है, सारे ही एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। 1 इंटू 1 में ये भी 0 हो गया, 2 इंटू 2 में सारे 0 हो जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये वाली बात होती है, और ये बात आपको ध्यान भी रखनी है, ठीक है। फिफ्थ मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, वो बता दूं मैं आपको। बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में 2 बार तो दोस्तों डायगोनल से ही सवाल आया है। देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से सवाल आया है। अब ये होता है ना कि इसमें डायरेक्टली नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा मैं, एक सवाल आया था, 4 ऑप्शन लिखे थे, उन 4 ऑप्शन में से एक सही था, वो आपको आइडेंटिफाई करना था, और उसमें से एक ऑप्शन जो था वो डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड था कहीं ना कहीं। तो ये वाले क्वेश्चन आए थे। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं पूरे मैट्रिक्स के अंदर, बाकी कोई अवेलेबल नहीं होता है, बाकी 0 होते हैं। तो 2 इंटू 2 की ये हो गया, पर होंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, डायगोनल। इसको लिखते भी हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DIAG और AB। इसका क्या मतलब हो जाएगा, डायगोनल पे AB जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, बस, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है इसका। तीसरा आता है दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स। जितनी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ इतनी ही ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कोई बातें आपकी, और यहाँ पे प्रैक्टिस की तो कोई बात है ही नहीं। एक और बात मैं मेंशन कर दूँ आप लोगों को, कि जितने बच्चे भी वीडियोस देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग को जाना है और जाके मॉक ज़रूर देना है। मॉक आपको कहाँ देना है, MCAprep.in पे जाके देना है। MCA यार CA तो लिख दे, हाँ, MCAprep.in पे जाके आपको क्या देना है, मॉक देना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके मॉक दे सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, वहाँ के सारे मॉक बढ़िया भी, आपकी प्रैक्टिस भी सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, जिसके अंदर सारे ही डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तब हम उसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे, इसको बता दूं, एग्जांपल से बता देता हूं मैं आपको। मान लो ये हो गया 5 0 0 5, तो ये क्या हो गया, 2 by 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मान लेते हैं दूसरा एक और मैट्रिक्स आता है हमारे पास। दूसरा मैट्रिक्स क्या बोलता है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो हम क्या बोल देंगे, 3 by 3 में ये एक क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स है। इसके सभी डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, स्केलर कह देते हैं। है सिमिलरली, अभी क्या है, हर एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, पर हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती है। समझ गए आप लोग, ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा। अगला आता है दोस्तों यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कह लीजिए, या फिर एक और बता दूँ आपको, या फिर इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे सवाल जो है ना कब होते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तब आपके सवाल आते हैं कि यार ये तो हमें पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें वर्ड सुना ही नहीं कभी, कि यूनिट को आइडेंटिटी भी कह देते हैं क्या, ये वो है, ये सारे सवाल तब आते हैं आपके दिमाग में, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया आपको, इसकी भी वैल्यू होती है, सिर्फ 2 ही आप कह सकते हैं वैल्यू होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, एक तो यूनिटी की, एक 0 की। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा अगर मैं लूँ आपको, यहाँ पे क्या होता है, सभी जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो 1 होते हैं, सिर्फ 1 होंगे, सभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे, 1 होंगे, और इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 निकल के आती है। बाकी और किसी की वैल्यू नहीं होती मैट्रिक्स के अंदर, सिर्फ इन दोनों की वैल्यू होगी। समझ गया आप लोग, समझ गए भैया एकदम परफेक्टली। अगला दोस्तों आता है निगेटिव मैट्रिक्स। क्या आता है, निगेटिव मैट्रिक्स, है ना, हाँ, निगेटिव मैट्रिक्स आता है। निगेटिव मैट्रिक्स कैसा हो गया, एग्जांपल से बता दे रहा हूँ मैं आपको समझ में आ जाएगा। ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, तो अगर मैं पूछूं इसका निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बताओ, तो कैसे बताओगे आप लोग, निगेटिव मैट्रिक्स बता दोगे, -a कर देंगे और सभी एलिमेंट्स को आप माइनस कर देंगे, -2 -3 -4 -5, बस ये बन गया निगेटिव ऑफ ए, सिंपली हो गया। बस ये वाली बात है मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको याद करो, अगर आप लोगों ने डिटरमिनेंट की वीडियो देखी है, वहाँ मैंने बताया था आपको कि डिटरमिनेंट में क्या होता था, कि अगर 2a लिखूंगा मैं, एक मेरे पास क्या कहते हैं मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 है, और मैंने अगर 2a लिख दिया है, तो इसका मतलब किसी एक कॉलम या किसी एक रो से ही होगा मल्टीप्लाई, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। ये तो बात होगी किसकी, डिटरमिनेंट की होगी, लिख दे रहा हूँ कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, डिटरमिनेंट की बात होगी। लेकिन अगर मैं यहीं आपको मैट्रिक्स बता दूं कि मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है। 2a अगर है तो वो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 हो गया, ठीक है, फिर 2 इंटू 2 2 इंटू 3, मतलब हर किसी से मल्टीप्लाई होता है वो। ये बात किसकी है, मैट्रिक्स की है, ये बात आपको ध्यान भी रखनी है, 2 2 2 सब 2 2 2, ठीक है, समझ में आ गया ये वाली बात, इस बात को ध्यान रखिए। तभी हमने जब माइनस किया ना, तो हमने सभी से माइनस कर दिया वो चीज़, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सभी से हो रहा है। आई होप कि इतनी बात जो है वो अभी आपके जो दिमाग है इसमें घुस गई होगी। हाँ हाँ, इसके बाद एक और हमारा टॉपिक आता है दोस्तों, वो क्या बोलता है, वो बोलता है इक्वालिटी के बारे में।
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अब इक्वालिटी जो होती है वो किसी एक के बीच में तो होगी नहीं, वो किसके बीच में होगी, दो के बीच में होगी, इसलिए हमने प्लूरल फॉर्म यूज़ कर लिया मैट्रिसेस। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। कलर चेंज करते हैं, काफ़ी देर से सिर्फ ग्रीन ब्लैक हो रहा है। देखिए अब दो मैट्रिक्स हैं, पहली मैट्रिक्स बता देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके से दी गई है ABCD, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स है B, इसके अंदर वैल्यूज दे दी गई 1 2 3 4 और बोल दिया गया कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। बोल दिया गया कि A इक्वल टू B है, तो चलो बताओ, अब वैल्यू बताओ ABCD की। तो सिंपली A की वैल्यू A के करस्पॉन्डिंग जो हो जाएगी B में वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। B की वैल्यू हो जाएगी 2, C की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और D की क्या वैल्यू हो जाएगी 4। एक बात और यही मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो भी मुझे याद आ गया। देखिए एक मैट्रिक्स जो होता है ना, एक जो मैट्रिक्स होता है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा कि जो ये 2x2 की बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं A11, जो दूसरा होता है A12, तीसरा होता है A21 और जो चौथा होगा A22 होगा वो इसमें, और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। 3 की 4 होगी तो 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ जाएगा 2 3 1। आप समझ पाएंगे, ये जो पहला वाला होता है ये होता है रो के लिए, ये होता है कॉलम के लिए, ये रो के लिए, ये कॉलम। हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट आपका फंस रहा है वो आपका क्या होगा, A21 होगा। ऐसा एग्जाम में आप मान लीजिए डायरेक्ट सवाल आ जाता है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसके नाम कैसे दिए जाते हैं। समझ गए आप लोग। अब एक कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। बेसिक प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको थोड़ा एडिशन समझा दूँ कि एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन भी नॉर्मली मतलब मान लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। अभी एडिशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। और सेम इसका सब्ट्रैक्शन भी है, तो ऐसा अलग नहीं है, ठीक है। यहीं मैं नीचे सब्ट्रैक्शन भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोनों ही सेम है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा। दो हम लोग वो ले लेते हैं। ए है हमारे पास, देखो मैं ले रहा हूँ 2 × 2 का क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है बस। बाकी होने को ये काम हर एक मैट्रिक्स के साथ होते हैं, हर एक मैट्रिक्स के साथ होते हैं। जहाँ कंडीशन होगी मैं कंडीशन आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी कोई कंडीशन नहीं आ रही तो अभी नहीं बताऊंगा मैं, पहले आप लोग ये सब बात समझिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 3 4 5 6, दूसरी मैट्रिक्स है दोस्तों B, जिसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। और अगर अब आपसे पूछा जाए कि चलो भाई साहब आप A + B निकालो, तो A + B में जो A का पहला एलिमेंट होगा इसका इसी से एडिशन होगा, 3 + 1 4, फिर 4 का 2 के साथ हमारा एडिशन होगा, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, फिर 5 का 3 के साथ होगा तो ये कितना हो गया 8, और फिर 6 का 4 के साथ होगा तो ये कितना हो गया 10। बस सिंपल, जो करस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट हैं वही आपस में ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कोई ऑपरेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ गए आप लोग, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आप एरो बना देता हूँ। अगर यही मैं बोलूँ आपसे A - B निकालो तो सेम तब भी यही कंडीशन आएगी। 3 - 1 क्या होता है 2, 4 - 2 क्या होगा 2, 5 - 3 क्या होगा 2, और ये भी हो गया 2। अब यहीं चलो एक बात और समझाएंगे, 2 2 2 हो गया, 2 कॉमन कर देंगे हम लोग यहाँ पे और 1 1 1 लिख देंगे। पर जब आप डिटरमिनेंट करते थे तो आपको सब में से एक बार कॉमन करना पड़ता है कि नहीं, तब आपको क्या, तब इसका आंसर पता क्या आता है 4 आ जाता है यहाँ बाहर, अगर ये बात डिटरमिनेंट में हो रही होती, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। समझिए आप लोग, आई होप कि आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अभी इसकी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको बता दूं मैं आपको। अपना कंसंट्रेशन, समझ रहे हैं आप लोग, अपना कंसंट्रेशन यही रखिएगा। जितने बच्चे इस पूरी वीडियो को एंड तक देख पा रहे होंगे या फिर जितनी मैंने वीडियो डाली है एंड तक देख पा रहे हैं, तो भाई उनका एग्जाम क्लियर है। इस बात को वो लोग बिल्कुल प्यार से समझ जाइए, ये बात मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है यार कि क्या पढ़ना है, कोई टीचर आपको इतना बता ही नहीं पाएगा। A + B इज इक्वल टू B + A होता है, समझ गए आप लोग। दूसरा होता है भाई A + B + C लिखा होगा तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्रॉपर्टी बताने का फ़ायदा क्या हो रहा है, कहीं यूज़ तो भैया हम करेंगे नहीं, इतनी बड़ी बड़े सवाल तो आएंगे। हाँ, प्रॉपर्टीज बनाने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब सवाल आते हैं ना, जब क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि डिटरमिनेंट और इससे मैट्रिसेस से जो सवाल आते हैं वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं कि 4 स्टेटमेंट लिख दिए गए होंगे, उसमें बता देंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताओ। तो और ये सब प्रॉपर्टी से ही पूछते हैं वो लोग, ठीक है। ये वाली बात है, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर A+ नेगेटिव ऑफ A को कर देंगे हम तो हमें 0 मिल जाएगा, जो कि क्या होता है एक नल मैट्रिक्स होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ़र्क है दोनों में। अगर कहीं स्टेटमेंट लिखा हो, कहीं स्टेटमेंट लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, कहीं स्टेटमेंट लिखा हो कि अगर A+ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A को हम ऐड कर देते हैं
तो हमें क्या मिलेगा, और ऑप्शन में जीरो और नल मैट्रिक्स दोनों लिखा हो तो आप लोगों को नल मैट्रिक्स ही टिक लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि जो मैट्रिक्स होता है दोस्तों वो हमेशा एक मैट्रिक्स रिजल्ट ही देगा, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं देता है। तो मोर एक्यूरेट जो होगा आंसर वो आपका नल मैट्रिक्स होगा। आने को ये आ सकता है क्योंकि ऐसी ही गलती करते हैं बच्चे, यही गलतियां करते हैं बच्चे, और इसी पे जो टीचर है उनका ध्यान रहता है और बढ़िया करके वो फिर फेल कर देते हैं बच्चों को। अब जिस बच्चे की हल्की फुल्की भी नॉलेज कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं हल्की फुल्की नॉलेज भी गड़बड़ हो रही है तो दिक्कत है, फिर वो बच्चा बाहर हो जाएगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जितनी बातें मैं लिख रहा हूँ ना, अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भाई बना लीजिए। मैं आपसे बस यही एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग नोट्स बना लीजिए, फ़ायदा होगा। नोट्स मांगना मत मुझसे, पैसों में दूंगा, मांगोगे चाहो दूँ, मतलब दूँ। पहली बात तो मैं देने को मेरा वो मन नहीं करता भाई, मैं दूँ किसी को नोट्स, ठीक है। दूसरी बात ये है, अब अगर तुम मांगोगे मुझसे मैं पैसों में दूंगा। मांगना है तो मुझसे कहना भैया वो दे दो, उसका नोट दे दो, पैसों 50 रुपये दो, 50 रुपये दो भाई। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी। ओ माय गॉड, बहुत हार्ड, सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, पता नहीं मैं टीचर का नाम बोल रहा हूँ, मैंने किसकी वीडियो देखी थी, तो वो टीचर इंटरेस्टिंगली ऐसे बोलते थे बीच में, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, मतलब क्वेश्चन में ही, मतलब उनका ऐसे चलता था हिसाब किताब कि वो बोलते रहते थे बीच में, ओ माय गॉड ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे करके आ गया। देखो अब ए मैट्रिक्स दी गई है और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, आई जे, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, सेम वही, और एम इंटू एन ये भी सेम ही है। पर ये एलिमेंट जब मैंने आपको वो दिखाया था ना कि A12 ऐसे करके जो दिखाया था वो ये 1 2 है आई जे में, और एक मैट्रिक्स है बी। यहाँ पे दोस्तों ट्विस्ट है, अभी आप लोग मल्टीप्लाई सभी का नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एम इंटू एन लिख दिया हो तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का तभी हो पाएगा जब पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तभी इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स से आएगा दोस्तों वो पहली वाली के रो और दूसरी वाली के कॉलम के बराबर होगा, मतलब जो निकल के आएगा रिजल्टेंट वो इस तरीके से आप कह सकते हैं उसका ऑर्डर रहने वाला है। समझ गए आप लोग ये बात, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसी कंडीशन पे होगा, कंडीशन नहीं है एक बहुत बड़ी, आप हर किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। समझ गए आप लोग ये बात? हाँ भैया समझ गए, बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गई। एक सवाल और करवा देते तो मज़ा ही आ जाता। मैंने कहा यार तुम ही तो मुझे देने के लिए बैठे हैं। छोटा सवाल करवाता हूँ ना, मेरे पास बड़े बड़े सवाल लिखे हुए हैं। चलो एक छोटा सवाल करवाते हैं, बनाते हैं। 2 3 4 5 7 11, इसका बताओ, जल्दी बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, फटाक से बता दो, फटाक से फटाक से फटाक से। 2 इंटू 3, बस बिल्कुल बढ़िया। दूसरा जो है बी है, ये बी लग रहा है ना, अरे भाई बी, हाँ बी है ये। बी क्या होगा, बी को थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा तभी तो 3 वो होगा इसमें। हाँ तो बी क्या बोलता है, 5 1 7 4 9 6, और ये 3 इंटू 2 पे हो गया। समझ गए आप लोग, जैसे यहाँ 3 और ये 3 बराबर हो गया तो बस इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी हम किसी का नहीं करेंगे। और जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ए बी, जो मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा ना वो दोस्तों वो 2 इंटू 2 में होगा। ये वाली बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बात हमें पता लग गई पहले ही, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इस बात की जानकारी हम तक पहुँच चुकी है, हमारे इंटेलिजेंस से पता लग गया हमें कि ऐसा होने वाला है। जैसा कि करता हूँ मैं वैसे ही करूँगा, मैं पहले पूरा लिखूँगा, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे मैं अपनी स्पीड कम करता जाऊँगा, आप लोग को प्रैक्टिस करती रहनी है, बात खत्म। यही अप्रोच बढ़िया है, क्योंकि हर चीज़ अगर मैं करूँगा भाई तो तुम क्या करोगे, बोलो बोलो, ये वाली बात है। अब दे द ट्विस्ट, कुछ अप्रोच हमारी इस तरीके से रहती है, रो कॉलम, रो कॉलम, सिंपल हो गया। अब मैं आपको हर एक लाइन जो है बढ़िया करके लिख के बताता हूँ मैं आपको। 2 का 5 से करेंगे, 2 इंटू 5, अब प्लस कर देंगे तुरंत ही, 3 इंटू 7, ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 9, 4 इंटू 9। अभी इंटरेस्टिंगली पहला हमारा एलिमेंट खत्म हो गया। अब हमें इसको कंटिन्यू करना है इसके आगे, जिस पे हम लोग सेकंड वाला लेंगे, मतलब कि पहली रो का इस R1 का हम लोग अब इस C2 के साथ क्या करने वाले हैं, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बगल में करेंगे, वो हमारा सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, समझ गए आप लोग इस बात को। अब जो दूसरा जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट है, 2 इंटू 1, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 6, ठीक है।
अब इसी तरीके से नीचे वाले में जाएंगे, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, 11 इंटू 9। यहाँ भी ऐसे जाएंगे, 5 इंटू 1, 7 इंटू 4, 11 इंटू 6। हो गया, समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया, ये तो बहुत ईजी था। ईजी है यार सब, तुम लोग को बस हल्का सा अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होता है, बाकी सब ईजी है। 10, 21, 36, 2, 12, 24, 25, 49, 99, 5, 28, 66। ये है कि नहीं है? अब इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे, तो जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? 67, 38, 173, 99। हाउ द जोस, हाय सर। ठीक है, इस तरीके से निकल के आता है और यही होता है, इजी है, बहुत इजी है, मतलब हार्ड नहीं लगता मुझको। एक और बात यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है, इन जनरल क्योंकि इस पे सवाल आया है, इस वाले पे सवाल आया है, इन जनरल नोट डाउन कर लेना इसे ध्यान से। इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर आप ए बी का मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो वो जनरली बी ए के इक्वल नहीं होता है। कुछ मैट्रिक्स ऐसी बन जाती हैं जिनमें हो जाता है, पर अगर इन जनरल बात करी जाएगी तो नहीं होगा। एग्जाम में अगर आता है और वहाँ आपको मेंशन नहीं किया गया है दो मैट्रिक्स के बारे में, तो आप लोग करेंगे वो नॉट इक्वल टू ही है, बात खत्म। मेंशन अगर है तो आप चेक करेंगे अपने आप से सॉल्व करके और तब डिसाइड करेंगे कि इक्वल है या नहीं है। पर बिना चेक किए तो आप लोग, मतलब वहाँ अगर दिया ही नहीं गया है तो आप लोग यही बोलेंगे कि दोनों नॉट इक्वल टू होते हैं। समझ गए आप लोग इस बात को? और ये वाली बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। टिक टिक टिक, मल्टीप्लिकेशन, वाह। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ में पहली बार दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा। ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सिंपल एज, कुछ नहीं बोलेंगे इसके आगे हम। और अगर ये लिखा है तो हम ये भी लिख सकते हैं। अरे वाह, अरे वाह गुरुजी, अरे वाह गुरुजी, सिस्टम हैंग कर दिया आपने तो। ये मतलब सॉरी यार, मैं क्या करता हूँ, तो मेरे को कभी बार ऐसा लगता है ना भाई। हाँ अब सही है ना, बढ़िया लग रहा है। हाँ अरे बढ़िया तो लगेगा ये, ठीक है। और जैसे बता दिया इन जनरल ये वाला, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आया है इससे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अगर ए का ज़ीरो के साथ तुम्हें क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा, बता दिया मैंने। ये भी नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। एक मैट्रिक्स का अगर नल मैट्रिक्स का होगा तो हमें क्या मिलेगी? नल मैट्रिक्स ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। एक और बात कि ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें कंडीशन होती है बेसिकली, या तो ए होगा ज़ीरो, या तो बी होगा ज़ीरो, और या फिर ए भी नहीं है ज़ीरो और बी भी नहीं है ज़ीरो। बस ये कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पॉसिबिलिटी में होती है, ये पॉसिबल है, मे बी में आएगा ये चीज़, मे बी पॉसिबल, ये ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा हो भी सकता है, और होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली प्रॉपर्टी होगा ही होगा, दूसरी प्रॉपर्टी होगा ही होगा, तीसरी प्रॉपर्टी होगा ही होगा, चौथी प्रॉपर्टी होने के लिए ये कंडीशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन होगी ही होगी, पर हो सकती है। समझ गए आप लोग इस बात को? आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। ये हो गया ना आपको, इस तरीके से हो गई में पूरा खेल कर देना है। अब बात करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। पर पहले हम लोग ध्यान देते हैं सिंबल क्या होता है इसका। या तो आप ए के ऊपर डैश कर दीजिए या फिर ए के ऊपर टी कर दीजिए। मैं टी को प्रेफर करता हूँ, मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है टी फॉर ट्रांसपोज, ऑब्वियसली। एग्जाम्पल ही समझते हैं, क्यों मैं आपको चार बातें ऐसी बता दूँ जो आपके काम की ही नहीं है। 2 - 3 4 लिखा है, 5 6 7 लिखा है, 3 4 5 लिखा है, सिंपल। अगर इसका ट्रांसपोज पूछ लिया जाए तो हम कैसे लिखेंगे?
इंटरचेंज इन रो इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंज इन रो इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इंटरचेंज इन रो इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने चेंज कर दिया है, पहले ये वाली रो थी, ठीक है, अब मैंने इस रो को ऊपर कर दिया तो ये कॉलम बन चुकी है। जैसे ये हुआ देखिए ये एक ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी दिक्कत हमें आई नहीं यहाँ तक। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए का ट्रांसपोज करें और फिर से ट्रांसपोज कर दें भाई, डबल ट्रांसपोज हो गया अगर इसका, तो वो दोबारा से ए मिल जाएगा हमें। अगर के ए ट्रांसपोज दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा के बाहर आ जाता है क्योंकि के का तो कोई ट्रांसपोज से मतलब ही नहीं है कि नहीं। वो तो भाई एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब ट्रांसपोज से? ट्रांसपोज हो ही मैट्रिक्स कर सकता है। समझ गए आप लोग। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर ए में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे टी का, तो जब ये वैल्यू बाहर निकल के आएगी तो ये ए इंडिविजुअल ट्रांसपोज प्लस माइनस जो भी आप कर रहे हैं बी इंडिविजुअल ट्रांसपोज इसके इक्वल टू हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। फिर ए बी का ट्रांसपोज जो है इसके इक्वल टू क्या होगा पता है आपको? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। 5 ए बी सी का जो ट्रांसपोज है ये हो जाएगा तो दोस्तों सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सिंपल, समझ में आ गया आपको? ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अभी सब बता दूंगा। अभी आप समय तो दीजिए थोड़ा सा पाजी समय तो दीजिए समय तो दीजिए। 80 आज जी पढ़ेंगे माइनर कह रहा हूँ, माइनर एंड, ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टरवा, माइनर एंड कोफैक्टरवा। ओके दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे। मेरे कई सारे दोस्त थे बिहार से, तो फिर मेरी वो बात मेरे मन में रह गई। ऐसे ही बोलते थे वो लोग, आई रियली इन्जॉय। तो दोस्तों क्या होता है माइनर, क्या होता है कोफैक्टर। पहले हम माइनर जानेंगे क्योंकि माइनर के बाद कोफैक्टर है, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट है, एडजॉइंट के बाद आपका इनवर्स है, और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। वाओ, व्हाट अ सिंपल क्रोनोलॉजी है कि नहीं। देखो, अगर एक मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है, 2 3 4 दिया गया आपको, 5 -6 7, बहुत बढ़िया, 4 9 3। अभी आपको अगर याद हो, जो कि याद होना ही चाहिए आपको, मैंने क्या बताया था कि इसको हम लोग A11 कहते हैं, इसको हम कहेंगे A12, इसको हम कहेंगे A13, इसी तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे A21, इसको हम क्या कहेंगे बताओ A22, इसको हम क्या कहेंगे बताओ A23। अरे वाह भैया, ये तो बड़ा मज़ेदार है। अरे वाह भैया, हाँ, तो ये वाली बात होगी। समझ गए आप लोग। इस बात को ध्यान दीजिएगा। माइनर क्या होता है? माइनर जब भी निकाला जाएगा तो एक इंडिविजुअल का निकाला जाता है, मतलब हर एक एलिमेंट का एक अपना माइनर होगा, हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक एलिमेंट का A11 का अपना खुद का एक माइनर होगा। और वो हम कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। A11 और फिर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं -6 7 9 3 का, ये हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ जरा मुझे? -18 माइनस क्या होता है बताओ, वैल्यू बताओ, 63, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 11 190 81 -81, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो क्या हुआ मतलब, अभी रुक जाओ, ऐसे करके हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकलती है। A12 अगर आपको निकालना होगा तो पहली रो और दूसरी कॉलम को हम छोड़ के जो बच गया उसे हम लिख लेंगे 5 4 7 3, और इसका डिटर्मिनेंट मतलब सॉल्व कर लेंगे, मतलब हो जाएगा 15 -28, कितना बच गया दोस्तों? 13 -13 आ गया। सिंपल, समझ गए आप लोग। इस तरीके से हर एक एलिमेंट का निकलेगा। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो बाल को, अब मुझे ये बताओ तुम, इसका सभी का जो माइनर निकलेगा वो बता दो मुझे। ए माइनर की जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी ना वो मेरे को निकाल के बता दो, वो भी करस्पॉन्डेंस उसके साथ। तो आप लोग निकाल के, पहले का मैंने निकाल के बता दिया आपको, दूसरे का भी निकाल दिया। जब हम इसका निकालने जाएंगे, ऊपर कर दो, 4 वाले का निकालने जाएंगे तो जो पहली रो है और जो कॉलम है थर्ड, इसको छोड़ के बाकी सब, तो ये हो जाएगा 45 प्लस में हो जाएगा 24, यानी कि हो गया 69, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 5 का भी निकालेंगे, तो इसको फर्स्ट कॉलम को और सेकंड रो को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा, तो 3 3 9 -36, तो ये हो गया आपका 27। इसी तरीके से आप हर एक का माइनर निकाल सकते हैं, 45 -6 और -27, ये हो गया माइनर। ऐसे माइनर निकाले जाते हैं। समझ गए आप लोग माइनर कैसे निकाले जाते हैं। अब तुरंत इसके बाद ही हम लोग कोफैक्टर बता देता हूँ, क्योंकि वो दोनों इंटररिलेटेड हैं।
और अभी बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोफैक्टर क्या होता है इसके लिए मैं बता दूं आपको, इसको सी आई जे बोलते हैं, और ये होता है -1 आई प्लस जे एम आई जे। वाओ वाओ भैया, ये क्या लिख दिया आपने, ये आपने जो बिल्कुल रॉ एजेंट के लिए आपने कोड लिख दिया, मज़ेदार लगा मुझे। तो ये कौन से एजेंट का नाम है? किसी एजेंट का नाम नहीं है ये आपके कोफैक्टर निकालने का तरीका है। देखिए क्या होता है, जो ये मैंने बताया था, याद है आपको? ये आई होता है, ये जे होता है, याद करो, ये आई है, ये जे है, तो इसी को हम लोग निकालना होता है। इसमें भी सेम वही रहता है, हर एक एलिमेंट का ही निकाला जाता है, पर इसमें माइनस प्लस आ जाता है। सेम आपको ऐसे ही छोड़ देना है, जैसे यहाँ पे भी मैंने माइनर निकाला है ना। कोफैक्टर अगर आपको निकालने के लिए बोला गया है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले माइनर ही निकालेंगे। कोफैक्टर अगर निकालने के लिए बोला गया है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले माइनर ही निकालेंगे और उसमें साइन का परिवर्तन कर देंगे। सिंपल ही बात। अगर मैं इसका ए का कोफैक्टर बोल दूं मैं आपसे कि चलो बताओ कोफैक्टर बताओ ए का, तो क्या होगा वो बता देता हूं मैं आपको। 1 1 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 1 जब मैं डाल दूंगा तो 1 1 2 हो जाता है। 2 का करेंगे तो ऑब्वियसली में एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, तो इसका मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक वो है बेसिकली, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन दूसरे में क्या है, 1 2 है, 3 है, तो 3 का अगर -1 की पावर 3 रहेगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और इसके बाद एक और माइनस लगा हुआ है तो हम इसे 13 लिख लेते हैं। समझिए आप लोग इस बात को, 13 लिख लेते हैं हम लोग इसको। 13 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में 13 आ जाता है इसका, ठीक है। फिर 69 कोई चेंज नहीं रहेगा, 27 में चेंज आ जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, -10 में कोई चेंज नहीं रहेगा, इसमें चेंज आ जाएगा, -6 हो जाएगा ये, ठीक है। 45 में कोई चेंज नहीं, 6, और फिर ये -27। सिंपली ये हो गया आपका कोफैक्टर, जिसको हम लोग सी से, मतलब सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी आई जे हो गया ये बेसिकली। समझ गया आप लोग इस बात को? क्या मैंने बोला आपको समझ में आ गया होगा कि आई जे होता है, बस एक्स्ट्रा ये ऐड हो गया और इस हिसाब से आपको ये सॉल्व करना होता है। समझ गए? आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो दोबारा जाओ और खुद से सॉल्व करके बताओ, अपने हाथों से लिखो, आंखों से सिर्फ देखो मत, लिखो, ज़्यादा समझ में आएगा। समझ गए आप लोग इस बात को? अब तुरंत ही इसके बाद हमें एडजॉइंट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। एडजॉइंट क्या होता है पता है? कोफैक्टर जो हमने निकाला उसका ट्रांसपोज। इनकी भाषा में लिख दूं तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज, मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। अगर मैं आपसे इसी सवाल का पूछ लूँ, मतलब ये जो हमने यहाँ भी कोफैक्टर निकाल लिया है ना, तो चलो बताओ इसका ही आप एडजॉइंट बता दो, तो आप पता है क्या करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो ये तो हमने निकाल दिया, और मैंने वो ट्रांसपोज में क्या समझाया था कि जो रो है वो कॉलम में बदल जाती है। तो बस -81, 13, 69, 27, -10, -6, ठीक है, 45, 6, -27। सिंपल, ये आ गया आपका क्या? एडजॉइंट। समझ गए इस बात को आप लोग? और बस इसके बाद ही तो दोस्तों तुरंत ही हमारे पास इन्वर्स आ जाता है। इन्वर्स के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है कि 1 ये, और फिर इसके बगल में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमने पता चल गया कैसे निकालते हैं, और ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मतलब वैल्यू है जो ए की वो हमें निकालनी होती है, वैल्यू होती है ए की वो निकालनी होती है। एक और बात, ये जो ए है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो क्वांटिटी नॉट डिफाइन हो जाती है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है कि क्वांटिटी क्या हो जाती है? नॉट डिफाइन हो जाती है। तो ये वाली बात आती है हमारी पूरी पूरी किससे? हमारे इन्वर्स हो गया, एडजॉइंट हो गया, कोफैक्टर हो गया, इन सब से। समझ गए आप लोग? आई होप कि आपको ये वाली बातें जो बहुत क्लियरली भी समझ में आ रही होंगी और देख के लग भी रहा होगा। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है दोस्तों, अभी क्या है, मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगा। वो ये बात है, यहाँ पे ना कई बार आप लोग एक टर्म देखेंगे, वो उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, मिटा देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कहते हैं उनको कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर दिया हमने और हमें दोबारा ए मिल गया, तो हम बोलेंगे वो दोनों ही मैट्रिक्स, मतलब वो ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक इसके अलावा होती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, अरे यार मैंने ये एक्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, ऐसे होती है, सी होता है यहाँ पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब ए का ट्रांसपोज करें और वो हमें माइनस ए मिल जाए ना, तब हम उसे क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी अभी तक। वाह भैया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग भी था, मज़ा भी आया देख के, अच्छा भी लगा, जानने को मिला कुछ नया इंटरेस्टिंग सा। अब और भी काफ़ी सारी मिसलिनियस चीज़ें हैं जो मैं आपको कवर करवाता हुआ चलता रहूँगा, बिल्कुल उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे सबसे पहली बात जो हमारी निकल के आती है दोस्तों, वो ये निकल के आती है कि हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जानना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? चलो जल्दी बताओ, फटाफट बता दो, फटाफट।
फटाफट बता दो, फटाफट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम कहते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज से उसका हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, और अगर हमने उसके उसके ट्रांसपोज से उसका मल्टीप्लिकेशन करवा दिया तो हमें आई मिलता है हमेशा। तो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहते हैं कि वो कैसी मैट्रिक्स हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ भैया आ गई समझ में। अगली बताओ। अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है दोस्तों उसे हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, ये सुनो, यूनिटरी मैट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर तभी बता दे रहा हूँ मैं आपको। वैसे आज तक तो यूनिटरी से सवाल नहीं आया है और बहुत मुश्किल है कि आएगा भी, बहुत मुश्किल भी है कि आएगा भी इससे सवाल। ठीक है, ये वाली बात बता दूँ आपको। ए स्टार ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए स्टार। अब पूछोगे कि ए स्टार क्या है? ए स्टार जो है ना, ये रॉक स्टार जो मूवी में लड़का था उसका इस भैया ये। ठीक है, सुनो, ए स्टार क्या था? ए स्टार इज इक्वल टू है दोस्तों, ए का कॉन्जुएट निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो तो वो होता है ए स्टार। अब आप पूछोगे ए कॉन्जुएट कैसे निकालें? कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे हमने निकाला था कॉन्जुएट, वैसे ही हम लोग यहाँ भी निकालते हैं, सेम होता है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि क्या है ना, इसमें अगर सवाल भी आएगा तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि यूनिटरी मैट्रिक्स का है ये वही करो, ऐसा नहीं। आपसे ये सिर्फ एक्सप्रेशन पूछेंगे। आपके लिए ये सिर्फ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसी सेम ऑर्थोगोनल, जैसे कि कोई भी इमेजिनरी नंबर इंक्लूड नहीं करता है उसके लिए ये प्रॉपर्टी है, तो अगर इमेजिनरी नंबर इंक्लूड हो गया है तो उसके लिए यूनिटरी वाली प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। समझ गए आप लोग? ये बात बस आपको ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अगर इससे आगे मैं आपको समझाऊंगा तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज होगे और बेफालतू कंफ्यूजन मुझे क्रिएट करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। अगली मैट्रिक्स आती है हमारी दोस्तों इडम्पोटेंट। इडम्पोटेंट, 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 इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये कैसी होती है मैट्रिक्स? बताओ जल्दी बताओ। ये मैट्रिक्स पता है कैसी होती है? ये मैट्रिक्स ऐसे होती है कि अगर हमने ए स्क्वायर कर दिया और हमें ए मिल गया तो हम उसको कहेंगे कि ये एक इडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत इजी है, इजी पीजी है, ये तो इजी पीजी बताता हूँ भाई मैं। हार्ड चीज़ तो मैंने अपने भी नहीं पढ़ी ना, मैं विश्वास भी करता हूँ भाई कोई चीज़ हार्ड होती। पहली बात तो कोई चीज़ हार्ड होती नहीं है। आप लोगों को कोई चीज़ अगर हार्ड लग रही है दोस्तों तो इसका मतलब आपने वो सब चीज़ ढंग से पढ़ी नहीं है। जब पढ़ोगे नहीं तो हार्ड ही लगेगी, फिर क्या और क्या। हाँ, नील पोटेंट में भी सेम रहता है दोस्तों, पर यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है, कुछ इस तरीके से रहता है। अब आप पूछेंगे के क्या है? के दोस्तों पता है क्या होता है? मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। के ऑर्डर होता है, मतलब जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब ऑर्डर हो गया, इंडेक्स को कहते हैं हम के। ऑर्डर ऑफ मतलब इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स ए, हम उसे कहते हैं के। के एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है। अब आप पूछेंगे के पता कहाँ से मिलेगा? इंडेक्स हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इसकी भी आप टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, अगला जो सवाल आता है दोस्तों वो आता है हमारा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या लिखता हूँ मैं कभी कभी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या मतलब निकला भैया इससे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब अगर ए स्क्वायर आपने किया और आपको आई मिल गया तो आप कह देंगे कि वो क्या है, वो एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। सिंपल, ये वाली बातें मैं अपने आपको क्यों बताई मैंने, क्योंकि इनसे सवाल आते हैं बाय प्रॉपर्टीज। बाय प्रॉपर्टीज इससे सवाल आते हैं और हर साल आते हैं। कोई भी साल ऐसा रहा नहीं होगा जिस बार प्रॉपर्टी से सवाल ना आए हो। इस साल भी आया था, अगले साल भी आएगा और आता ही रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। तो आप लोग अगर सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होता, सवाल नहीं आते हैं, तो भाई मैं बता दूं आपको, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि आप ये सोच रहे हैं प्रॉपर्टी से सवाल नहीं आते हैं, तो इन्हीं से ही सवाल आते हैं मेन। तभी मैंने सब पे स्टार बनाया है। अब देखिए एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो मैं यहाँ लिख दूँ कि अगर ए एडजॉइंट ए आप कर देते हैं, ठीक है, या फिर एडजॉइंट ए ऑफ ए कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ये मिलता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कई बार प्रॉपर्टीज में यूज हुआ भाई साहब, मेरे तो कई सवाल गलत हुए इसके चक्कर में, मैं तो याद हो गया ये बिल्कुल। जब आपके सवाल गलत हो जाते हैं तो भाई आप ऐसे ही करते हैं। ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ है, याद है आपको? एडजॉइंट हमने पढ़ा था अभी, उसकी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। एडजॉइंट की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें लिख लेना चाहिए वैसे तो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ, और ऊपर जाओ ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। मजा। अभी देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या बताना चाह रहे हो भैया आप मुझे, क्या बताओगे? और आप क्या ही बता रहे होगे, सब बता सकता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम क्लियर करवा सकता है। पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है जो मैंने अभी आपको लिखवा दी, इस बात को तो आप लोग को अपने जहन में डाल लेना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी भी अभी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से है कि एडजॉइंट ए का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ए का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे
तो वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा नॉर्मली उसका n-1। n क्या होता है? ऑर्डर। n होता है ऑर्डर। सिंपल सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं। एक बात और यार, यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाएगी वो बात। दो तरह की मैट्रिक्स होती हैं, एक होती है इन्वर्टेबल, ठीक है, एक होती है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनके अंदर जो है, जो लेमडा मतलब सॉरी जो डेल्टा ए है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और एक होती है नॉन इन्वर्टेबल। नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होती हैं एक। इसके अंदर पता है क्या होता है? इसके अंदर जो डेल्टा ए होता है, ठीक है, वो होता है 0। सिंपल, ये दोनों बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के अंदर डेल्टा होता है, नहीं होगा 0, और जो नॉन इन्वर्टेबल है उसमें डेल्टा हो जाएगा 0। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे थे, तो प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से लिखते हैं। प्रॉपर्टी में अगली प्रॉपर्टी हमारे पास पता है क्या आती है? अगली प्रॉपर्टी आती है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखा गया है दोस्तों, तो हम उसे एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तब सेम वैल्यूज आ जाएगी। सिंपल। ये वाली बात हमें किसकी समझ में आती है? ये वाली बात हमें समझ में आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। अब यहीं पे आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स भी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वाओ, इंटरेस्टिंग। देखते देखते हम लोग चैप्टर के अंत पे अभी आ चुके हैं, है ना। मज़ेदार बात। ऐसे ही होता है भाई मेरे साथ, तो समय का पता ही था ना लगता बड़े भाई। आगे नहीं बड़े भाई। ए बी माइनस मतलब -1 मतलब इन्वर्स, ऐसा नहीं -1 है, इन्वर्स है ये, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इन्वर्स की? ए बी अगर सी लिखा हो, ए बी सी, इसका और इसका इन्वर्स है, तो वो क्या होगा? सी का इन्वर्स, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा बताओ, जल्दी बताओ। अगर ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है, तो वो इक्वल टू होगा ए का इन्वर्स करके उसका भी ट्रांसपोज कर दो, तो बात बराबर है। दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी इन्वर्स कर दीजिए, सब बात बराबर निकल के आती है। चौथा क्या निकल के आता है? अगर किसी के स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं हम ए के साथ, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से। ये अलग है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा बस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डिब्बा बन गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो गई है वो। डिब्बा बनते ही तो आप लोग बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि अभी और अभी क्या बता दिया, क्या बता दिया, ऐसे करके बिल्कुल इतना एक्टिव होना है आपको, तब मज़ा आता है यार। पढ़ने में मज़ा भी तब आता है जब आप थोड़े एक्टिव हैं। चीज़ें बोरिंग होती नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूँ आपको, चीज़ें बोरिंग होती नहीं है, चीज़ें बोरिंग बना लेते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है। आप कंसंट्रेशन मत कीजिए, आप लिखिए मत, आप मेरी बात मत सुनिए, बोरिंग हो जाएगी। सिंपल सी बात। आप लिख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो फिर कुछ बोरिंग नहीं है, फिर सब बढ़िया है, सब एकदम फर्स्ट क्लास है और मज़ेदार है सब कुछ, ठीक है। ये वाली बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अब हमारे पास क्या होता है? ओ यस यस यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस वाली बात आ गई भाई साहब। ओ यस हो गया। ओ यस 10 रुपये का आता है, खा लेना, मस्त लगता है। सिंगुलर मैट्रिक्स, ये यार मुझे तभी बताना चाहिए था आपको, जब मैंने आपको इन्वर्टेबल बताया था ना, तब ये बताया था तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बात बराबर है। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये हो जाती है 0, और नॉन सिंगुलर में क्या होता है पता है आपको? नॉन सिंगुलर के अंदर पता है क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? अपोजिट इसका, मतलब कि ये हो जाती है। तो हर एक जिसका भी इन्वर्स पॉसिबल है मैट्रिक्स में, तो हम बोलेंगे वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी होगी। समझ गए आप लोग? ये नॉर्मल सी बातें, कुछ कुछ बहुत नॉर्मल सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी भी है आपके एग्जाम के लिए। समझ गए आप लोग? आ रहा है कुछ समझ में? कुछ आपके ऊपर से तो नहीं जा रहा है? और अगर ऊपर से जा रहा है आपका, तो भाई साहब इसका मतलब और मेहनत करनी है ना। फिर तो ये तो बढ़िया बात पता चल गई और जल्दी पता चल गई, ये भी अच्छी बात है। एक बात और बता दूं मैं आपको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अभी देखते हैं क्या है ये। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, बता दूं मैं आपको। एक ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट जो होंगे A11, A12, A13, ठीक है, 0, A22, A23, 0, 0, A33, कुछ इस तरीके से रहता है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे अपर जो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक कलर चेंज करके बता देता हूँ, जो ये ट्रायंगल बन रहा है अपर में, एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है। ओहो, मेरा वाला भाई ट्रायंगल थोड़ी ना, तो ये जो भी है मतलब ट्रायंगल बन रहा है ना एक, हाँ, तो ये वाला प्रॉपर्टी रहती है अपर ट्रायंगुलर में, जहाँ पे ये नीचे वाले जो रहेंगे 0 रहेंगे, ऊपर वाले में ट्रायंगल बन जाएगा और उसी में सारी वैल्यूज होंगी,
तो हम उसे कह देते हैं अपर ट्रायंगुलर। सेम एग्जैक्टली इसका अपोजिट रहता है लोअर ट्रायंगुलर, यहीं लिख देता हूँ मैं इसको, ज़्यादा कहीं क्या जाऊँ। लोअर ट्रायंगुलर भी होता है दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम रहता है वो, उसमें क्या रहेगा बस नीचे वाले हो जाते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या रहेगा बता देता हूँ मैं आपको अभी। आपको इसमें क्या रहेगा ना कि आपको ऐसे करना पड़ेगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब A11 0 0 हो जाएगा, A21 A22 और 0 हो जाएगा, और बस फिर तो सारे रहेंगे हमारे पास A33। अब इसके अंदर क्या हुआ, नीचे वाला ट्रायंगल बन गया, तो हम इसे कह देते हैं क्या, लोअर ट्रायंगुलर। सिंपल। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, नाम से पता भी लग पा रहा है ना, ये वाली बात है बस। समझ गए आप लोग, इतनी ही चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको हर वो बात बता दी है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। इनके अलावा कुछ जो 2-4 सवाल आते भी हैं जो कि मैंने नहीं बताए ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो मेजॉरिटी में बच्चे या तो छोड़ देते हैं, और या फिर अगर आएगा भी तो वो बहुत लेंदी होगा। तो आपके पास टाइम उतना ही होना चाहिए, उतना ही होगा कि आप वो क्वेश्चन को छोड़ सकें बस। क्योंकि अगर आप उसे को करने गए, आप सोचेंगे मैं सब कर लूंगा, तो वो एक बहुत बड़ी आपकी मैं बोलूँगा कि बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है भाई, और हर मैथ के सवाल के लिए 12 नंबर ही मिल रहे हैं, तो क्यों हार्ड क्वेश्चन को करना, ईजी वाले क्वेश्चन को कर लो। एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमें ABCD का निकालना है तो काफ़ी लेंदी होता है ना, इसीलिए मैं आपको इसके लिए ऐसे याद कर लेते हैं लोग। ठीक है, हर कोई याद करता है तो आपको भी याद कर लेने चाहिए। ये हाफ में AD माइनस BC, सिंपल, और इसका एडजॉइंट था तो एडजॉइंट इसका कुछ इस तरीके से होता है, सिंपल। समझ में आ गया, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। देखिए रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी आपको याद होने चाहिए, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी सही वीडियो भी हो गई है, मैंने काफ़ी कुछ कवर भी कर दिया है वैसे, अब तो कुछ बता नहीं है, लेकिन तब भी फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि यार ऐसे तो कवर करवाने का तो मैं कभी कवर ही नहीं कर पाऊँगा पूरा चैप्टर। ठीक है, ये वाली बात है। A1111 दिया गया है, ठीक है, A1111 दिया गया है, तो चलो बताओ मुझसे कि तुम लोग ये बता सकते हो कि AN क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जल्दी बताओ क्या होगा, कैसे निकालेंगे, क्या अप्रोच रहेगी हमारी, कैसे हम सोचेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप A² निकालिए करिए, क्योंकि N की बात करिए तो हम पहले एक सिमिलैरिटी देखेंगे कि भाई एक सिमिलैरिटी निकल के आ रही है कि नहीं निकल के आ रही है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जब हम सिमिलैरिटी यहाँ पे देख लेंगे तो हमें पता रहेगा यहाँ 2 2 आ गया। ओके भैया, और आपने इससे पहले मुझे बताया था कि जब 2 आता है तो 2 को ले लो कॉमन और फिर 1 1 1 लिख दो, इसका मतलब ये दोबारा से A बन गया, 2A हो गया ये। तो मैंने कहा यार तुम तो गजब के लड़के हो। बस सिंपल सी बात अब यहाँ से निकल के आती है कि अगर AN दिया गया होगा, AN अगर दिया गया होगा और यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1 ही है, पर हमने निकाला क्या है 2, तो 2 की पावर N-1 होगी और पीछे 1 1 1 होगा, या फिर A लिख दीजिए, बात बराबर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वाला आपको जो रिजल्ट है ये भी ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के तरीके से आता है, पर रिजल्ट अगर ध्यान रहेगा तो जल्दी हो जाता है, और तो क्या ही होगा, जल्दी हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। समझ गए आप लोग। जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई है आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उनसे क्या होता है प्रॉपर्टीज से, मैं आपको एक बात और बता दूं मैं कि जब भी प्रॉपर्टीज़ जो भी मैंने लिखवाई है उनको ध्यान से पढ़िए, उनके जो भी चीज़ें हैं 3-4 बार उन्हें रिपीट से पढ़िए, रिवीजन कीजिए उनका, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों डिटर्मिनेंट से, मैट्रिक्स से जो सवाल आएंगे वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके तभी हो पाएंगे जब आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद होंगी, अदरवाइज आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे और कंफ्यूजन में फिर आप लोग सवाल गलत कर देंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कुछ है नहीं, ये सारी हमारी पूरी आज की वीडियो थी। आप लोगों को तुरंत अभी वीडियो खत्म होते ही अभी के अभी सुन लीजिए, बाद में जाइएगा कहीं, वीडियो खत्म करने से पहले बाद में जाइएगा कहीं, पहले सुन लीजिए, अभी के अभी आपको जाना है mcaprep.in में, ओके, और यहाँ पे जाके आपको मैट्रिक्स का जो टेस्ट है उसे देना है। जल्दी जाओ मैट्रिक्स का टेस्ट दो और मेरे साथ जो है अपना स्कोर शेयर करो, स्कोर शेयर विद मी, स्कोर शेयर विद मी। जिसके बढ़िया नंबर होंगे भाई उसका नाम भी लिया जाएगा। और बताओ तुम, और बताओ भाई साहब, और बता दो भाई साहब कुछ, और क्या चाहिए तुम बताओ। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये वाली बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।